नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट अंदाज में। आपको दिखाएंगे इस वक्त की हर अहम खबर, लेकिन सबसे पहले हापुड़ से जो तस्वीरें आ रही हैं हिंसक झड़प की, वो देखिए। थप्पड़ पर थप्पड़, फिर लात घूंसों से पीटा, युवक को खींचकर फिर बरसाए थप्पड़ और घूंसे। तस्वीरें यूपी के हापुड़ की हैं, जहां युवक को कुछ दबंगों ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि जो युवक दबंगों की हैवानियत का शिकार बना वो उर्दू टीचर है, जिस पर इन दबंगों ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर इसकी बेरहमी से पिटाई की। युवक रहम की भीख मांगता रहा और दबंग उसे पीटते रहे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से सामने आई। यहाँ भी कुछ दबंगों की दहशत देखने को मिली। दबंगों ने अरणीवाड़ा गांव में एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। पीड़ित का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने शराब के अड्डे को बंद करने की गुजारिश की थी। फिर क्या था, भड़के दबंगों ने सरेआम युवक को पेड़ से बांधकर पीटना शुरू कर दिया। और घाटी में लगातार हिंसाओं को रोकने के लिए पत्थरबाजों पर नकेल लगाने के लिए आज एक बड़ी कामयाबी, बड़ी कार्रवाई जो है एनआईए ने की है। आसिया अंद्राबी, शाह आलम, इन तमाम लोगों को, मसरत आलम, इन तमाम लोगों को आपको बता दें कि गिरफ्तार करने के आदेश जो है दे दिए गए हैं। पत्थरबाजों के आका, मास्टरमाइंड यही कहे जाते हैं। मसरत आलम, आसिया अंद्राबी और शब्बीर शाह, यह कश्मीर के पत्थरबाजी के मास्टरमाइंड, और अब इन तीनों का एक ही अंजाम हुआ है। एनआईए को अदालत से इन तीनों की 10 दिन की रिमांड मिली है। साथ ही तीनों की गिरफ्तारी का आदेश भी अदालत ने दे दिया है। मसरत आलम को घाटी में पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड माना जाता है। आसिया अंद्राबी पर पत्थरबाजी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के इल्जाम है, तो अलगाववादी शब्बीर शाह पर टेरर फंडिंग के इल्जाम है। अमित शाह के गृह मंत्रालय संभालते ही ये कश्मीर में पाकिस्तान परस्तों पर पहली बड़ी कार्रवाई है। तो अमित शाह के गृह मंत्रालय संभालते ही कार्रवाई दर कार्रवाई हुई है। टारगेट पर जम्मू कश्मीर में जो खासतौर से घाटी में जो हालात हैं उनको जो है सामान्य करना है। तो इस संदर्भ में राजनीतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं जम्मू को मजबूती देने की कोशिश अब शुरू हो गई है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जो तुरंत ताजा जो कार्रवाई की है उस संदर्भ में कहा गया है कि परिसीमन कराया जाएगा जम्मू कश्मीर का नए सिरे से, और नए परिसीमन के बाद हो सकता है कि राजनीतिक लिहाज से जम्मू का पलड़ा भारी हो जाए। अमित शाह के गृह मंत्रालय संभालने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर किया गया सबसे बड़ा फैसला ये परिसीमन बन सकता है। इस संभावित परिसीमन को लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पीयूष गोयल और विदेश मंत्री जयशंकर भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालात पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर में कुल 87 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 46 सीट कश्मीर में, तो 37 सीट जम्मू में है और 4 सीट लद्दाख में है। अगर परिसीमन में क्षेत्र बढ़ाए या घटाए गए तो मुमकिन है कि जम्मू में विधानसभा सीटें बढ़े। वहीं अगर लोकसभा सीटों पर नजर डालें तो कश्मीर में 3 लोकसभा सीटें हैं और जम्मू में 2, लद्दाख में 1। अगर परिसीमन हुआ और जम्मू का हिस्सा बढ़ा तो ये बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तय वक्त के लिहाज से जम्मू कश्मीर में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या चुनाव से पहले परिसीमन को अंजाम दिया जाएगा या फिर चुनाव के लिए इंतजार बढ़ेगा? अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में आतंकियों की नापाक नजर से कैसे जाने वाले शरणार्थी, जो तमाम जो पिलग्रिम्स हैं, उनको किस तरह से जो है सुरक्षित यात्रा मुहैया कराई जाए, इसके लिए सुरक्षा बलों ने एक लिस्ट तैयार की है 10 आतंकियों की, जो अब सुरक्षा बलों के टारगेट पर है। रियाज नाइकू बांदीपुरा का रहने वाला और साल 2010 से कश्मीर में सक्रिय है। अशरफ खान उर्फ अशरफ मौलवी हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है और अनंतनाग में सक्रिय है। सैफुल्लाह मीर उर्फ डॉक्टर हिजबुल के कैडर को बढ़ाने में मदद करता है। जावेद मट्टू अल बदर का आतंकी है जावेद, और उत्तरी कश्मीर में अल बदर का डिविजनल कमांडर है। मेहराजुद्दीन बाराबुला में हिजबुल मुजाहिदीन का जिला कमांडर है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी अगली रिपोर्ट जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि मोदी जी के लिए तारीफ भरे शब्द कौन कह रहा है और क्यों ये इतना खास हो गया है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय से उनके रिश्तों को लेकर हमेशा सवालिया निशान लगे हैं, लेकिन अब मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने बाकायदा खत लिखकर क्या कहा मोदी और उनकी सरकार के बारे में। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा, और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला कि हमें इस छल को भी छेद कर रहा है। यही था पीएम मोदी का वो बयान जिसकी तारीफ 19 प्रबुद्ध मुस्लिम शख्सियतें उतर आई। कमाल फारूक और महमूद मदनी जैसे मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने इस बाबत पीएम को खत में लिखा। खत में लिखा गया, जिस तरह पीएम मोदी ने मुस्लिम समुदाय के बारे में सोचा है वो तारीफ के काबिल है। हमारी दरख्वास्त है स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर मुस्लिमों के लिए जल्द कुछ किया जाए। 23 मई को रिजल्ट आने के बाद मोदी ने सबका साथ सबका विकास के साथ एक और नारा सबका विश्वास भी जोड़ा था।
तो क्या मोदी का यह मंत्र मुस्लिमों के बीच भरोसा पैदा कर गया है? क्या अब मोदी और मुस्लिमों को लेकर जारी बहस पर विराम लग जाएगा? तो मोदी अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री जो हैं इफ्तार को लेकर कुछ ऐसा बयान दे देते हैं कि इफ्तार वर्सेस फलाहार की नौबत आ जाती है। हालांकि बाद में तुरंत गिरिराज सिंह को अमित शाह जो हैं नसीहत भी देते हैं कि ऐसे बयानों से दूर रहें, लेकिन बवाल तो आज दिन भर खूब हुआ। यही वो ट्वीट है जिसके बाद बिहार की सियासत में इफ्तार बनाम फलाहार का शगुफा छेड़ दिया गया है। ट्वीट में गिरिराज ने नीतीश के इफ्तार में शामिल होने पर मानो ऐतराज जताया। कितनी खूबसूरत तस्वीर होती है जब इतनी ही चाहत से नवरात्रि में फलाहार का आयोजन करते और सुंदर सुंदर फोटो आते। अपने कर्म धर्म में हम पिछड़ क्यों जाते हैं और दिखावे में आगे रह जाते हैं। गिरिराज के इस ट्वीट के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई। जेडीयू के तेवर तल्ख थे। एक के बाद एक नीतीश के नवरात्र समारोह में जाने की तस्वीरें ट्वीट की गई। बीजेपी जेडीयू के बीच सियासी तल्खी मंत्री पद को लेकर शुरू हुई थी, जिसे गिरिराज सिंह ने इफ्तार और फलाहार तक पहुंचा दिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी अगली खबर। किस तरह से यहाँ रार छिड़ी हुई है इफ्तार और यहाँ पर फलाहार को लेकर। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसके खेमे में सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है बीजेपी। कांग्रेस और एनसीपी के महाराष्ट्र में टीएमसी में पहले से ही सेंधमारी कर चुके हैं बीजेपी, और अब निशाने पर महाराष्ट्र के एनसीपी और कांग्रेस के विधायक। दरअसल आपने कहा कि जल्द ही और भी विधायक है जो टच में है बीजेपी के। कितने लोग हैं जो बीजेपी के टच में? क्या वजह है सर जो कांग्रेस के स्टेट नेताओं से नाराजगी, इनका काम करने का तरीका गलत है। ये अब्दुल सत्तार मंगलवार को इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा बोल गए कि कांग्रेस पार्टी के लिए फजीहत खड़ी कर दी। जी हां, पार्टी के 8 से 10 विधायकों पर सवाल खड़े कर दिए। सत्तार के अलावा राधाकृष्ण विखे ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि ये दोनों बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आज तो मैंने इस्तीफा दे दिया है। आगे की रणनीति तो निश्चित रूप में तय करके अगले हफ्ते में एक हफ्ते में उसका भी निर्णय मैं निश्चित रूप में आपके सामने रखूंगा। बता दें कि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस इस वक्त राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी है। 288 सीटों वाले विधानसभा में बीजेपी के पास 128 तो शिवसेना के पास 66 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के पास महज 42 विधायक हैं। मायावती ने आज गठबंधन को बाय बाय कह दिया। महागठबंधन हो गया ये। और आपको बता दें कि पूरा जो हार का ठीकरा है, मायावती कह रही हैं कि ये समाजवादी पार्टी और उसके कैडर की वजह से हुआ है, और अगर अखिलेश समाजवादी पार्टी के कैडर को नहीं चुस्त दुरुस्त कर पाए तो आगे भी गठबंधन होना मुमकिन है। कन्नौज में श्रीमती डिम्पल यादव, बदायूं में श्री धर्मेंद्र यादव व फिरोजाबाद में श्री राम गोपाल यादव के बेटे का भी हार जाना तो ऐसा है जो अब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ये भी उन वजहों में से एक है जिन्हें बहन जी ने उपचुनाव में गठबंधन से दूर रहने का सबब करार दिया, और चुनावी नतीजे बहन जी की बात को साबित भी करते हैं। कन्नौज से डिम्पल यादव चुनाव हारी। यहाँ समाजवादी पार्टी को मिले 48.29% वोट। यहाँ यादव और मुस्लिम वोटर 52% थे, यानी पारंपरिक वोट बैंक पूरी तरह डिम्पल के पक्ष में नहीं पड़ा। धर्मेंद्र यादव बदायूं से चुनाव हारे। यहाँ समाजवादी पार्टी को मिले 45.59% वोट। यादव और मुस्लिम वोटर यहाँ 51% है, यानी यहाँ भी मुस्लिम यादव फैक्टर एसपी के पक्ष में नहीं रहा। अब बात करें फिरोजाबाद लोकसभा सीट की, जहाँ से अक्षय यादव चुनाव हारे हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ मिले 43% वोट। यादव, जाटव और मुस्लिम वोटर करीब यहाँ 60% है, यानी यादव परिवार अपनी मजबूत सीटों और वोट बैंक को भी साथ नहीं रख पाया। पश्चिम बंगाल में नारों पर सियासत लगातार जारी है। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी के सामने जिस तरह से जय श्री राम के नारों के जवाब में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जय हिंद, जय महाकाली के नारे, जय बंगाल के नारे लगाए, तो अब बीजेपी एक नई स्ट्रेटेजी के साथ सामने आ गई है। वो कह रहे हैं कि उन्हें जय श्री राम के साथ जय महाकाली, जय हिंद, जय बंगाल से कोई गुरेज नहीं। अब जवाब ममता को देना है। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के बाद अब जय मां काली पर सियासत गरमाने लगी है। 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में कमान संभाल रहे बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि उन्हें या उनकी पार्टी को जय मां काली बोलने में परहेज नहीं। हम भी जय हिंद, जय बंगला, जय महाकाली और जय श्री राम बोलेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर उनके निजी नंबर को सार्वजनिक करने का आरोप लगाया है। इसके बाद से लगातार उन्हें ममता बनर्जी जिंदाबाद, बांग्ला जिंदाबाद जैसे मैसेज आ रहे हैं, जिसके जवाब में बाबुल जय श्री राम लिखकर भेज रहे हैं। बाबुल ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। बंगाल में माँ, माटी और मानुष की सियासत के साथ ममता की धमाकेदार एंट्री हुई थी और चुनौती देती बीजेपी राजनीति को जय श्री राम से लेकर जय महाकाली तक ले आई है।
लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अपना किला जो है वो दरकता हुआ लग रहा है। तो उसके बाद से लगातार टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें आ रही हैं। चुनाव के दौरान भी हिंसा हुई और आज फिर एक बार दुर्गापुर में हिंसक झड़प। हाथों में बीजेपी के झंडे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता दुर्गापुर के एक गांव में विजय जुलूस निकाल रहे थे। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता गांव में जय श्री राम के नारे लगाते हुए जुलूस लेकर निकले। आरोप है कि इसी दौरान कुछ टीएमसी समर्थकों ने विजय जुलूस पर हमला कर दिया। आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की है और मंदिर की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। टीएमसी इन आरोपों को खारिज कर रही है, यानी चुनाव में शुरू हुआ ये घमासान जल्द थमने वाला नहीं है। और मुंबई के इलाके में आज इस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पुल के नीचे कुछ लिखा हुआ था जिसमें धमकी दी गई थी आईएसआईएस के आका अबू बकर अल बगदादी के नाम पर आतंक फैलाने की। यह है वो धमकी भरे अल्फाज जिनके चलते मुंबई के उरन इलाके में अलर्ट रहा। उरन में एक पुल के नीचे किसी शख्स ने जो कुछ लिखा उसे आतंक परस्ती के सिवा कुछ और नहीं कहा जा सकता। पुल के नीचे लिखा था आतंक का आका अबू बकर अल बगदादी, दुनिया और दो जहां का खूंखार आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी इस्लामिक स्टेट के लड़ाके सबसे तेज। उरन के नजदीक आर्मरी स्टेशन, गैस स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण इमारतें हैं। इसी वजह से पुलिस यहां अलर्ट पर है। और आगे बढ़े इससे पहले दिन की कुछ और बड़ी खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखा देते हैं। रॉबर्ट वाड्रा 13वीं बार ईडी के सामने पेश हुए। वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। ईडी का दावा है कि उनके पास वाड्रा के खिलाफ दस्तावेज और ईमेल की शक्ल में कई ठोस सबूत मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम पर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने मानहानि का आरोप लगाया है। दरअसल सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल की हत्या की साजिश में विजेंद्र गुप्ता शामिल है, जिसे लेकर गुप्ता पहले सिसोदिया और केजरीवाल को माफी मांगने के लिए लीगल नोटिस भेज चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स के विमान AN-32 का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि अब भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से विमान का सर्च ऑपरेशन जारी है। अब विमान की तलाश में PI-8 विमान और सैटेलाइट की मदद ली जा रही है। और उत्तराखंड के जंगल इस वक्त दहक रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग लगातार और ज्यादा भयावह होती जा रही है। सवाल एक बार फिर प्रशासन को उठ रहे हैं कि गर्मी आती है, जंगलों में आग लगती है, हर बार क्यों ये नुकसान होता है। रविवार और सोमवार को बरसात के बावजूद उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की खबरें सामने आती रही। वन विभाग के मुताबिक अब भी कुछ इलाकों में जंगल आग की चपेट में है। वन विभाग के मुताबिक अब तक 2300 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुका है। आग के चलते वन विभाग के 11 कर्मचारी घायल हो चुके हैं और एक की मौत हो चुकी है। कुल 42 लाख की संपत्ति भी आग की बलि चढ़ चुकी है। अब वन विभाग समेत उत्तराखंड के बाशिंदों को बरसात का इंतजार है ताकि जंगल में धधक रही लपटें शांत हो सके। बारिश का इंतजार है जंगल की आग को शांत करने के लिए। प्रशासन क्या कर रहा है सवाल है, लेकिन इस सबके बीच पारा जो है वो नए रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बेताब नजर आ रहा है। राजस्थान के चूरू में पारा जो है 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। गर्मी इस साल प्रचंड। आप गैस पर अगर सेकेंगे तो अंदाजा लगा सकते हो कितनी डिग्री तापमान पर सिकता है। वो पापड़ इस टीले पर लगभग 20 मिनट में इस स्थिति में पहुंच चुका है कि इसको आप टुकड़े करके खा सकते हो। देखा आपने, ये राजस्थान के चूरू का हाल है। चूरू में पारा 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। यहाँ प्रचंड गर्मी कैसे कहर बरपा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेत में पापड़ को आसानी से सेका जा सकता है। चूरू में तो गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। ऐसे ही हालात उत्तर भारत के दूसरे इलाकों में भी है। पूरा देश आसमान की तरफ टकटकी लगाकर बारिश के इंतजार में बैठा है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून भी देरी से आ रहा है और अभी गर्मी से राहत के लिए कम से कम 48 घंटों का इंतजार और है। और गर्मी आते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। हालात यह है कि जमीन के नीचे का जो पूरा पानी है वो भी सूख रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं बोरीवली इलाके की, मुंबई से सटे, जहां पर एक कुआं जो है उसका पानी इस कदर नीचे चला गया है कि आप बाल्टी से पानी नहीं निकाल सकते। बच्चे, औरतें अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं में रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं, फिर जाकर पानी भर कर लाते हैं। और आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं उस आम शख्स से जिसने कुछ ऐसा कारनामा किया कि वो आज हमारा हीरो ऑफ द डे बना। यह वो वीडियो जो गर्मी के प्रकोप के बीच वायरल हो रहा है। वीडियो में आपको एक सिख बुजुर्ग दिखेंगे जो सड़क पर खड़े हैं और आती जाती बसों में मुसाफिरों को पानी पिला रहे हैं। सिर पर तपती धूप के बावजूद ये बुजुर्ग धूप में इंसानियत के फर्ज को अंजाम देते रहते हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये बुजुर्ग रोजाना स्कूटर पर पानी लेकर आते हैं और यूं ही सड़क पर गुजरते मुसाफिरों की प्यास बुझाते हैं। अब इस तरह तपिश सहकर दूसरों की प्यास बुझाने वाले को आप हीरो नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर वो खबरें जो वायरल हो रही हैं, वायरल कर चुके हैं। प्रिया प्रकाश वारियर के आंख मारने पर तो दुनिया दीवानी हुई और अब वायरल हो रहा है प्रिंस चार्ल्स की पत्नी कैमिला पार्कर का आंख मारना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब प्रिंस चार्ल्स से मिलकर मुड़े तो पीछे से कैमिला ने यूं आंख मार दी और कैमिला का ये आंख मारना कैमरे में कैद हो गया।
शो अमेरिकाज गॉट टैलेंट का एक वीडियो भी दिन भर वायरल होता रहा। शो में आए 2 सिख कलाकारों ने आंखों पर पट्टी बांधकर नारियल और तरबूज फोड़े। इस दौरान एक कलाकार नीचे लेटा था और दूसरा हथौड़ा चला रहा था। स्टंट को देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। हम अपील करेंगे कि आप ऐसे स्टंट न दोहराएं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने एक वीडियो जारी किया है जो इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया। इस टाइम लैप्स वीडियो में धरती के वातावरण में हो रहे बदलाव साफ नजर आते हैं। और टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए तैयार है वर्ल्ड कप में, लेकिन इससे पहले एक खबर आ रही है कि मेन इन ब्लू, टीम ब्लू जो है वो टीम ऑरेंज हो सकती है। क्या टीम इंडिया की जर्सी बदलेगी? क्या पूरे वर्ल्ड कप के लिए बदलेगी? कुछ मैच में बदलेगी? आखिर माजरा क्या है? कुछ ऐसी ही हो सकती है वो ऑरेंज जर्सी जिसे पहनकर टीम इंडिया 30 जून को इंग्लैंड के खिलाफ उतर सकती है। कहा जा रहा है कि इंग्लैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ अपने लीग मैच में शायद टीम इंडिया ऑरेंज जर्सी पहने। ऐसा क्यों हो सकता है, इसकी वजह भी समझिए। दरअसल इंग्लैंड और अफगानिस्तान दोनों की ही जर्सी नीली है और आईसीसी का नया नियम कहता है कि हर टीम के लिए 2 रंग की जर्सी होनी चाहिए। मुमकिन है कि कोहली एंड कंपनी इस नियम के चलते 2 मैच में ऑरेंज जर्सी पहने। हालांकि इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा हुआ तो मुमकिन है कि कोहली भी भगवा रंग जैसी जर्सी पहने नजर आएंगे। और आइए दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं वर्ल्ड कप टुकल। अमेरिकी वायुसेना ने JBU-39 स्मार्ट बम का कामयाबी के साथ टेस्ट पूरा कर लिया है। बम के टेस्ट का वीडियो भी अमेरिकी वायुसेना ने जारी किया है, जिसमें साफ दिखा जा सकता है कि बम फटते ही टारगेट के परखच्चे उड़ जाते हैं। चीन ने पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल के फायर का सफल परीक्षण कर दिया है। चीन की नेवी ने बोहाई के समंदर में JL-3 मिसाइल का टेस्ट फायर किया। बताया जा रहा है कि टेस्ट की गई बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। श्रीलंका में मुस्लिम विरोधी बयानों पर विवादों के बीच विक्रम सिंघे सरकार के 9 मंत्रियों और 2 प्रांतीय गवर्नरों ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल श्रीलंका में एक बड़े बौद्ध भिक्षु ने मुस्लिम मंत्रियों को हटाने की अपील की थी, जिसके बाद एक मंत्री से इस्तीफा मांगा गया था। इसी मंत्री के समर्थन में 8 और मुस्लिम मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। अर्जेंटीना में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए हजारों लोग सड़कों पर निकल आए हैं। दरअसल अर्जेंटीना में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में जनता अपराधियों के लिए सख्त सजा की मांग कर रही है। बॉलीवुड की कुछ और अपडेट देख लीजिए फटाफट अंदाज में सिनेमा का टुकड़ में। जैकलीन ने इंस्टा पर शेयर किया वीडियो में जैकलीन बिल्लियों के साथ खेलती दिखाई पड़ रही हैं। जैकलीन का ये मस्त मौला अंदाज फैंस को लुभा रहा है। नोरा फतेही का एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने डांस पार्टनर्स के साथ धमाकेदार डांस मूव्स करती दिखाई दे रही हैं। बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और भोजपुरी फिल्मों की सेंसेशन क्वीन मोनालिसा कैटरीना के गाने पर जोरदार ठुमके लगाती स्पॉट हुई।